नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल PYQ स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। और घटना चक्र की सबसे जो महत्वपूर्ण सिविल सर्विसेज के लिए बुक सीरीज है, उसमें हम जीव विज्ञान की पढ़ रहे थे, यानी जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। और हमारा टॉपिक अब इस वाले में आज होने वाला है वीडियो में पादप पोषण। यानी पादप का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो जानते होंगे, जैसे जानवर होते हैं, हम लोग होते हैं, तो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कहीं कहीं आदमी खाना खा लेता है, कहीं दाल खा लेता है, कहीं कुछ खा लेता है, ऐसे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे कैसे प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे एक तो सूरज से रोशनी प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जमीन से जल ले लेते हैं, और जमीन से जल ले लेते हैं, खनिज लवण ले लेते हैं, और इन्हीं चीजों से जो रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे अपनी जड़ों से क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, खनिज लवण ले लेते हैं, अपनी पत्तियों से वो ले लेते हैं, सूर्य की रोशनी ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं, और इसी से अपना खाना बना लेते हैं। और खाना बना करके पत्तियां, देखो खाना बनता है जहाँ पे हरे भाग जो होते हैं पेड़ के, जैसे पत्तियां हरे भाग होते हैं तो वहां पे खाना बनता है। फिर खाना हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर जगह पूरे शरीर में बांट दिया जाता है, यानी पेड़ अपने पूरे शरीर में उसको पहुंचा देता है। ठीक है, तो एक व्यवस्था होती है पानी ले जाने वाली, और नीचे से पानी और खनिज लवण ले जाने वाली, ऊपर से वो करने वाली। उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो पहले इसका नोट्स देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या ऑटोट्रोफिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ अर्थात भोजन का जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधों द्वारा जल और अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है, यानी पौधे मिट्टी से क्या प्राप्त कर लेते हैं, जल और जो खनिज लवण होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। जो अकार्बनिक तत्व वो खनिजों के रूप में मिल जाते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं। जो जमीन से उन्होंने प्राप्त किया, खनिज लवण वगैरह प्राप्त किया, उनको खनिज तत्व या पोषक तत्व कहा जाता है। इनका पोषण जो होता है खनिज पोषण कहलाता है। अगर बात करें तो जितना होता है, तो इस प्रकार से काम होता है। तो चलिए एक चित्र के माध्यम से सबसे पहले आसानी से हम समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए, अगर इसको इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पौधा होता है इसमें दो संरचनाएं होती हैं। जैसे हमारे शरीर में खून पहुंचाने वाली जाने कितनी नसें होती हैं, धमनी और शिराएं मतलब कि फैली होती है। तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। उसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पूरे शरीर में जाइलम और फ्लोएम नामक संरचनाएं होती हैं। फ्लोएम क्या करती हैं, फ्लोएम से समझो फा मतलब फल। तो जो जो खाना बनाता है, पेड़ जितना भी खाना बनाते हैं उसको पत्तियों में चूंकि खाना बनता है, यहीं पे पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल होता है। तो पत्तियों में जो खाना बनता है उसको पेड़ के विभिन्न भागों तक, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ जहां भी खाने की कमी होती है, स्टोरेज करना होता है, ठीक है, उसको पहुंचाने का काम कौन सी संरचनाएं करती हैं, ये संरचनाएं करती हैं फ्लोएम संरचनाएं करती हैं। ठीक है, फ्लोएम जो होती है, जो जैसे जो बचता है, जो भोजन बचता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक ऐसे पहुंचाने का काम करती हैं। ये देखिए ऊपर नीचे हर जगह पहुंचा रही हैं। ये फ्लोएम संरचना हो गई। जो जल हो गया, फूड हो गया, उसको पूरे पेड़ पौधे के भाग में पहुंचाएंगी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण संरचना होती है वो जाइलम का मतलब जा से समझिए क्या, जड़। फ्लोएम का मतलब फा से मतलब फल, जो उसने फूड बनाया है उसको पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगी। जाइलम मतलब जल या जो जड़ साइड होता है। तो एक संरचना होती है, यानी दो पाइपलाइन होती है, एक पत्तियों से शरीर के पूरे भाग तक, यानी पेड़ के विभिन्न विभिन्न भागों तक पड़ी होती है पाइपलाइन, और दूसरी होती है जो होती है जड़ से पड़ी होती है। जड़ से क्या कहते हैं, पेड़ के विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक पहुंचने का काम करती है। इसको क्या कहते हैं, जाइलम कहा जाता है। ठीक है, तो जाइलम कहाँ होती है, जाइलम जो पेड़ होता है, जैसे ये देखिए, तो ये आपने देखा होगा, जैसे ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया, तो पेड़ में पपड़ी चपकी रहती है ऊपर। तो मान लो ये पपड़ी हो गई ऐसे करके, ठीक है। तो अंदर वाला जो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला होता है ये जाइलम होता है। ठीक है, ये मृत टिश्यू होते हैं। लेकिन जस्ट इससे लगा हुआ जो भाग होता है वो फ्लोएम का होता है। फ्लोएम जो होता है बाहर वाली त्वचा होती है, जो बाहर वाली जो देखे होंगे सूखी सूखी होती है, तो सूखी वाली जो बाहर वाली त्वचा होती है उसके सबसे अंदर का भाग होता है। जो बाहर वाली पपड़ी चपकी रहती है ना, उसके सबसे अंदर का भाग क्या होता है, यही फ्लोएम होती है। और ऊपर से पेड़ से सारा जो पोषक तत्व होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। और जो जाइलम होती है वो अंदर से होती है,
और जड़ से जो पानी होता है, जैसे ये देखिए ये ऐसे करके जाइलम जा रही है ऊपर की साइड, ये पानी और खनिज लवण पूरे क्या कहते हैं पूरे पेड़ पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अगला एक और हम पढ़ लेते हैं तो समझ में आगे बढ़ेंगे। इधर पढ़ लेंगे अमरबेल के बारे में। तो आपने देखा होगा जब आप गांव वाँव कहीं जाते होंगे तो देखे होंगे कोई पेड़ होता है, जैसे ज्यादातर जो बबूल का पेड़ होता है ना देसी वाला, तो उसमें क्या होता है एक छाल की जैसे लपटी रहती है, जैसे ये पीला पीला आप देख रहे हैं, तो ये ऐसी लपटी रहती है। ये आवृत बीजी एक पौधा होता है। पौधा के क्या कहें, परजीवी पौधा होता है। इसकी स्वयं की न जड़ होती है, न पत्ती होती है, कुछ नहीं होती है। तना भी होता है तो पीला पीला होता है, हरा नहीं होता। तो ये पूरी तरीके से परजीवी होता है। ये क्या करता है, जिस होस्ट में यानी जिस पेड़ पौधे पे लगा रहता है उसी की टहनी में जा करके उसी की जो जड़ होती है, उसी का जो फ्लोएम वाला भाग होता है, जो देखिए ये जैसे ये तना हो गया, तने के जो अंदर हो गए ये हो गया जाइलम, जहां से जल वगैरह जा रहा है। और जो ये फ्लोएम हो गया ये यहां से आ रहा है, किनारे से आ रहा है, जैसे पेड़ में इधर साइड से फ्लोएम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, वो उसी में जाके घुस जाएगा, अपनी चीजें बना लेगा, चूसक अपने स्थापित कर लेगा, ठीक है। तो जल भी मिल जाएगा, फूड भी मिल जाएगा और ये बढ़िया खाता पीता रहेगा, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कहते हैं अमरबेल। तो ये भी इसमें दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी यहीं पे पढ़ लेते हैं कि कैस्कुटा किसको कहते हैं। तो चलिए फिर से नोट्स में आ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। पौधे की बात करें, पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने यानी बिना बीमारी के रहने, समुचित विकास करने के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। यानी जैसे हमको खाना खाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, खनिज लवण की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, वैसे पेड़ पौधों को भी अपना नियमित जीवन चक्र पूरा करना होता है, बिना बीमारी ना रहे, उनका समुचित विकास होता रहे। तो इसलिए उनको 17 अनिवार्य तत्वों की जरूरत होती है। तो कुछ अनिवार्य तत्व ऐसे होते हैं जो ज्यादा मात्रा में जरूरत होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो थोड़ी ही मात्रा में काम चल जाता है। तो जो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। जिनको बहुत कम मात्रा में या थोड़ा सा भी मिल गया तो काम चल जाएगा, उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्री एलिमेंट्स। यानी जो दीर्घ मात्रा में उसको दीर्घ मात्रा पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रा में तो सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, और सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व क्या आते हैं, जिनकी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में, मतलब शरीर नहीं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जरूरत पड़ती है। तो जो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे होते हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की जरूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। ये होते हैं बोरान, क्लोरीन, कापर, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, जिंक, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख आगे हम पढ़ते हैं। जो हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम जड़ से लेके जाता है पानी और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और पत्तियों को मिल जाता है, जहां पे मिल जाएगा पोषक तत्व मिल जाएंगे, सारी चीज मिल जाएगी, तो वहीं खाना बनाना चालू कर देंगे। यानी पत्ती मतलब रसोई घर समझिए। वहीं पे पानी नीचे से आ जा रहा है जड़ के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रही, ऊर्जा मिल जा रही है सूर्य की रोशनी से, खनिज लवण मिल जा रहा है और वहीं खाना बना रहा है ग्लूकोज। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम को जल संवहन ऊतक या वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। ये 4 प्रकार का होता है। तो जाइलम कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं जाइलम के, एक वाहनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक, काष्ठ तंतु, ये होता है। अगली बात करें फ्लोएम को, तो जो फूड बना हुआ है, जो खाना बना हुआ, उसको पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है क्या, फ्लोएम ऊतक। इसको बास्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भाग में जो निर्मित भोज्य पदार्थ होता है उसको दूसरे भाग में स्थानांतरित करना होता है जहां पे कमी होती है। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। कौन कौन सी 4 कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम की, चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम तत्व, इससे निर्मित होता है। अगला जो हम देखे थे अमरबेल क्या होता है, तो अमरबेल देख लेते। एक पूर्ण स्तंभ यानी स्तंभ की तरह परजीवी होता है, यानी पैरासाइट की तरह होता है। आवृत बीजी पौधा होता है, यानी जो भी मतलब पेड़ हो जिनका फल में जो बीज होता है वो ऊपर से ढका हो, उसको आवृत बीजी कहा जाता है। तो ये भी एक परजीवी होता है जिसका बीज ढका रहता है, आवृत बीजी होता है। इसका तना पतला पतला दुर्बल पीले रंग का होता है, जो हम देख के आए हैं। इसका तना क्या करता है, जिस पेड़ के ऊपर होता है यानी जिस होस्ट के ऊपर होता है उसके चारों ओर लिपट करके परजीवी मूल यानी जो इसकी जड़ें होती हैं, जिसको हास्टोरियम कहा जाता है, ये उसमें घुस जाती हैं और उस
पेड़ से भोजन, खनिज लवण, जड़ ये सब चुरा लेती हैं, उससे ले लेती हैं। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो पौधे में जो पानी चढ़ता है ऊपर, तो आपने देखा होगा जैसे हम लोग पहले समय में हम पढ़े हैं दिया जलाते थे, ठीक है, तो दिया या लालटेन में पानी कैसे चढ़ता है, वो कैसे चलता है, ऊपर जलता रहता है, ऊपर दीपक जलता रहता है और नीचे से क्या कहते हैं, पानी खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों में क्या होता है, जो पेड़ पौधे की जैसे ऐसे पत्तियां हैं, अब पत्तियां हैं जैसे ये पत्ती हो गई, तो पत्ती के नीचे क्या होता है, छोटे छोटे छेद रहते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। आप कोई पत्ती निकाल किसी भी पेड़ की देख लीजिएगा, नीचे थोड़ी सी खुरदुरी होती है, ऊपर चिकनी होती है, तो नीचे जो खुरदुरी होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। यहां से क्या होता है, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो पानी वाष्पित होता रहता है, तो एक हिसाब से सक्शन का काम करता है, खिंचाव बल पैदा करता है। ये ऊपर पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वो जड़ से पानी को खींचता है, जैसे पाइप आप मुंह लगा के कहीं से पानी खींचिए, वैसे ही खींचता है। इस तरह से पानी क्या कहते हैं, जड़ से लेकर के कहां से पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वही बात इसमें कही जा रही। तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पौधे के वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के रंध्रों के माध्यम से, जो पौधे में छेद होते हैं उनके माध्यम से जल वाष्प की हानि शामिल होती है। यानी वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जो पेड़ के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से जल वाष्पित होता है। रंध्र की बात करें, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटा भी कहा जाता है। ये पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। इनके द्वारा पौधे वायुमंडल से गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। इन्हीं से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन का कार्य जो होता है, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। स्टोमेटा की बात करें, प्रकाश की उपस्थिति में खुले होते हैं और अंधेरे में बंद रहते हैं। तो जो पौधे के जो पत्ती होती है, पत्ती के नीचे जो छोटे छोटे छेद होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, दिन में खुले होते हैं। रात में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुल जाते हैं। कैसे खुलते हैं कि ये जैसे गोल गोल है, अब ये फूल गया, फूल के बड़ा हो गया, और रात में क्या कहते हैं, सिकुड़ गया, तो सिकुड़ करके एक दूसरे से सट के पूरा बंद कर देते हैं रास्ता, तो रंध्र बंद हो जाते हैं और दिन में फूल जाते हैं, तो जगह बन जाती है, इन्हीं से गैस आती रहती है। तो स्टोमेटा प्रकाश की उपस्थिति में खुले और अंधेरे में बंद रहते हैं। यह क्रिया रक्षक कोशिकाओं यानी गार्ड सेल की टर्जिटी घटने और बंटने से नियंत्रित होती है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जो पानी का लगातार वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पित हो रहा है पत्तियों के माध्यम से, यह क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव है, सक्शन पुल, जिसे चूषण बल भी कहते हैं, जिसका उपयोग पानी को जड़ों से पत्तियों की ओर ऊपर की दिशा में खींचने के लिए किया जाता है। यानी यह जो होता है, जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है, खिंचाव बल पैदा करता है, जिसकी वजह से पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फसल लॉगिंग विधि होती है। फसल लॉगिंग की विधि का मतलब ये होता है, जैसे फसल पैदा कर दो और पैदा करने के बाद में 3 महीने के बाद में कुछ हफ्ते में आकर के पौधे का विश्लेषण करते रहो, फिर देखो कि कौन कौन से पोषक तत्व कम है। जो पोषक तत्व कम हो उसको उर्वरक के माध्यम में, खाद के माध्यम से उसमें डाल दो, तो इससे क्या होता है, फसल में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो विधि है, कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन सा नहीं है, ये जो जानने की विधि है, इसको कहते हैं फसल लॉगिंग विधि। तो चलिए पढ़ते हैं। फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठा किए जाते हैं, नमूनों की जांच की जाती है और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व के आवश्यक मात्रा से अगर कम होता है तो पोषक तत्व फसल को उर्वरक के द्वारा दे दिया जाता है। क्लीमेंट ने 1960 में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया था। तो इस तरह से हमारे जो नोट्स था वो पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके पूरा नोट्स हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता। तो बी नंबर मेल नहीं खाता है, बाकी सभी मेल खाते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, ये एक हल करने वाला। कह रहा है पर्णवृत्त होते हैं, पत्ती को तने से जोड़ने वाले, जो पत्ती होती है तने से जुड़ी होती है तो उसको कहते हैं पेटियोल। बाकी कमजोर तना जो सीधे नहीं खड़ा हो सकता उसको लताएं कहते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट कह रहा है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, उसको झाड़ी कहते हैं, पेड़ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जो आधार के पास होता है, शाखाओं के साथ मोटा होता है, वो कठोर तने वाली संरचना
पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ध्यातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णवृत्त जो होता है पत्ती को तने से जोड़ता है। लता क्या होता है, एक प्रकार की कमजोर तने वाली होती है जो सीधे खड़े नहीं हो सकती है। दूसरे नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और क्या करता है, भोजन वितरित करता है तथा उपरयुक्त में से कौन सा नहीं। चलिए देखते हैं। पौधे का जो तना होता है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने और तथा भोजन यानी पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यानी तना ही तो सब कुछ करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों, फलों इनको सहारा देने के साथ साथ पौधे को आकार देने में भी भूमिका निभाता है। कौन, तना। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर बात करें तो जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, जड़ों के बालों के माध्यम से। यानी जो पौधे को जल होता है, जल की जरूरत होती है, तो जड़ों में छोटे छोटे रुएं रहते हैं बालों के जैसे, उन्हीं से पानी को अवशोषित करते हैं और पत्तियों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक भेजते हैं। पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा यानी रोम के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के जो बाल होते हैं, रूट हेयर, एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकी संरचनाएं होती हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताइए। इसका तीनों सही है, 1 2 3, 1 2 3। पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों को जैसे नीचे भाग होता है, ये जैसे पत्ती अगर ऐसे करके ले लिया तो नीचे साइड क्या होता है, पत्ती के एपिडर्मिस कहते हैं। जो परत होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यही जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पत्तियों को कभी उलट के देखना, छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। स्टोमेटा में स्थित जो रच्छी कोशिकाएं होती हैं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती है, ये भी बात सही है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, ये भी बात सही है। स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। इनके द्वारा पौधे वायुमंडल से गैसीय विनिमय करते हैं और वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। स्टोमेटा प्रकाश की उपस्थिति में खुले होते हैं और जब रात होती है, अंधेरा होता है तो ये बंद रहते हैं। यह क्रिया रक्षक कोशिका यानी गार्डी सेल की टर्जिटी घटने या बढ़ने से नियंत्रित होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं, तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन होने से क्या होता है, रंध्र खुलते और बंद होते हैं। जैसे पानी की मात्रा जल से बहुत ज्यादा आ जाएगी तो रंध्र खुल जाएंगे, वाष्पोत्सर्जन आ जाएगा। पानी कम हो जाएगा तो रंध्र बंद हो जाएंगे, वही कहा जा रहा है। दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिकाएं फूल जाती हैं। परिणामतः रंध्र छिद्र खुले रहते हैं। रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती है, सख्त हो जाती है, जड़ें कम पानी सोखती हैं। परिणामतः रंध्र जो होते हैं, छिद्र बंद रहते हैं। छठवां नंबर, सक्शन पूल। सक्शन का मतलब होता है खींचने वाला। जैसे किसी को आप मतलब चूस रहा है, जैसे पानी को आप, छोटे में हम लोग बहुत किया करते थे, टैंक में पानी लगा के मुंह से चूसते थे, तो उसी को कहते हैं सक्शन पुल। के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है, उसी की वजह से एक चूसण बल पैदा होता है, जिसकी वजह से पानी जड़ से पत्तियों तक पहुंच पाता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसको सक्शन पूल भी कहते हैं, जिसे चूसण बल भी हिंदी में कहा जाता है, इसका उपयोग पानी को जड़ों से पत्तियों की ओर दिशा में खींचने में किया जाता है, यानी जड़ से पत्तियों की ओर पानी खींचने में किया जाता है। सातवां नंबर, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से अगर हटा दो, काट दो, निकाल दो, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख करके मर जाता है। जैसे ये पेड़ है ऐसे करके बना, अब इसकी नीचे से ऐसे करके चारों तरफ से जो छाल रहती है उसको हटा दोगे तो क्या होगा, हटाने से क्या होगा, जड़ें जो होंगी ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी, क्योंकि जो पोषक पदार्थ बनते हैं, जो पोषक पदार्थ या खाना बनता है, उसको जो ले जाने का, पौधे के विभिन्न भाग तक, जड़ों तक ले जाने का काम करते हैं, वो कौन करता है, वो यही बाहर वाली परत जो छाल होती है, छाल मोटी सी होती है, तो जो इसके अंदर वाला भाग होता है वो करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो जड़ें होंगी उनमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो जड़ें वंचित रह जाएंगी और पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। और जो बीच वाला भाग होता है उससे पानी ऊपर जाता है, इसको जाइलम कहते हैं।
ठीक है। संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। ठीक है, तो अगर किसी वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से उसकी छाल निकाल दोगे तो फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप पत्तियों द्वारा जो खाना बनता है, जो पोषक तत्व होता है, वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा और जड़ें धीरे धीरे पोषक तत्व से वंचित रहने के कारण सूख जाएंगे। संवहनी या वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा पानी ऊपर जाता है। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जाइलम जड़ से पानी ले जाता है और खनिज लवण लेके जाता है, जल और खनिज लवण लेके जाता है। ठीक है, दो होते हैं संवहनी ऊतक, फ्लोएम और जाइलम होते हैं। फ्लोएम जो खाना पहुंचाता है और जाइलम जल और खनिज लवण पहुंचाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पौधे में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, यही बार बार कह रहा है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम होता है आहार को पत्तियों से विभिन्न क्षेत्रों तक, विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए। फ्लोएम होता है आहार वहन के लिए। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? यानी कौन सा जीवित ऊतक, मतलब जाइलम और फ्लोएम, तो जीवित ऊतक होता है फ्लोएम और जो जाइलम होता है वो मृत, लगभग मृत होता है। ठीक है, तो कौन सा जीवित ऊतक जो होता है, यानी फ्लोएम जीवित ऊतक होता है और उच्च वर्गीय पौधों में जो जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। ठीक है, तो वही का जो जाइलम होता है वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। जो अंदर का भाग होता है ना, जैसे इतनी मोटी ये छाल हो गई, तो ये जो अंदर का ज्यादातर भाग होता है ये मृत कोशिकाओं का बना होता है और इसमें ऐसे छल्ले भी बन जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, पेड़ कटा होता तो देखना छल्ले दिखाई भी देते हैं, वो उम्र भी बताते हैं। तो जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी या एक कीली ठोक दो तो क्या होगा? 2 वर्ष बाद में कीली कहाँ पहुंचेगी? तो नहीं पहुंचेगी, जहां पे है वहीं पे रहेगी। उसी वजह, जैसे ये पेड़ मान लो है, ऐसे करके ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये जड़ हो गई, यहां से ऐसे मिट्टी हो गई। अब यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं 1 मीटर की दूरी पर अगर मान लो एक कीली ठोक दोगे तो ऐसा नहीं कि कल कीली यहाँ पे आ जाएगी जैसे बढ़ गया हो, क्योंकि जो बढ़ने का काम होता है तो जहां जहां पे शिखर होता है, जैसे जैसे कहने का मतलब जैसे यहाँ पे शिखर होता है, जैसे आप पेड़ देखोगे तो पेड़ कहाँ से बढ़ता है? पेड़ जो बढ़ता है अपने ऊपर वाली जगह से, जो सबसे ऊपर होता है, शीर्ष होता है, वहीं विभाजन होता है और वहीं पे 2 शाखाएं फूटती हैं और वहीं से बढ़ना चालू होता है। फिर कुछ देर आगे बढ़ता है, फिर शाखाएं टूट जाती है वहीं से। नीचे से जहां से शाखाएं नहीं टूटेंगी या नहीं विभाजन होगा ऊतकों का, वो अपनी जगह में रहेगा, इसीलिए कीली उसी जगह पे रहती है। व्याख्या देख लेते तो समझ में आ जाएगा। अगर एक कीली, एक कांटी ठोकी जाती है तो 2 वर्ष बाद वह टांकी उसी जगह पर लगी रहेगी, क्योंकि पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम द्वारा बढ़ती है। यानी जो शीर्ष में जो ऊतक होते हैं उनमें विभाजन शीर्षस्थ विभाज्योतक, यानी ये बहुत कठिन भाषा में लिख देते हैं, जो शीर्ष में ऊतक होते हैं उनके विभाजन से पेड़ बढ़ता है, ऐसे तने से नहीं बढ़ता। जो शीर्षस्थ विभाज्योतक होते हैं जड़ और टहनी के सिरे पर, यानी जड़ में, और जड़ भी बढ़ती रहती है इसीलिए जड़ में भी होता है और टहनी के सिरे पर होता है। इसीलिए देखना पेड़ जो पौधा होता है अगर ऊपर वाला तोड़ दो तो वो फिर बढ़ नहीं पाता है, फिर नीचे से कहीं ना कहीं से वो कोंपलें नई निकलेंगी, उसी के शीर्ष का विभाजन होगा और पौधा बढ़ेगा। ठीक है, चूंकि तने में कील ठोकी गई है, इस स्थिति में स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हवा से तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन उससे ले लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ले लेते हैं सूरज से, लेकिन पोषक तत्व के मामले में जो खनिज लवण लेते हैं वो मिट्टी से लेते हैं, जल लेते हैं। तो जो खनिज लवण लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं, उन्हीं को पोषक तत्व कहा जाता है और वो मृदा से लेते हैं। अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व जो कहलाते हैं, इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। ठीक है, अगला 15 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता। तो चलिए देखते हैं, पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है।
9 की आवश्यकता होती है बृहद मात्रा में, 8 की आवश्यकता होती है सूक्ष्म मात्रा में। जो बृहद मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, जो बृहद मात्रा में आवश्यकता होती है 9, उनको 2 भागों में फिर से बांट दिया जाता है, एक प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। तो अगर बात करें प्राथमिक वालों की तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्राथमिक में आते हैं जिनकी बृहद मात्रा में आवश्यकता होती है। बाकी द्वितीयक में आ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है, ये आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन से आते हैं, इनकी मात्रा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इनमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, निकील, ये सब मिलते हैं। अब इसमें देखिए कहीं भी यहाँ पे आपको वो दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं, सोडियम, तो सोडियम कहीं भी नहीं है, इसीलिए सोडियम जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो जिसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, एक होता है माइक्रो जैसे माइक्रोस्कोप यानी छोटी चीजों को देखने वाला। तो माइक्रो यानी ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, पोटेशियम के। बाकी जितने हैं बोरान, जिंक, क्लोरीन, ये सूक्ष्म मात्रा में इनकी जरूरत होती है। ठीक है, वो वही फिर से वही चीज दिया हुआ है, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है, मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बाकी आयरन, कॉपर, मैग्नीज ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगले बात करें कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व सोडियम नहीं है। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, बोरान है, जस्ता है, तांबा है, ये सभी हैं। 19 नंबर कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है, तो सरसों के पौधे में अगर जो फसल हो रही हो तो उसमें क्या डाला जाता है, सल्फर। अगर सल्फर युक्त क्या अगर उर्वरक डालोगे तो सरसों का खेत और सरसों में तेल जो होगा ज्यादा होगा। सल्फर जो होता है पौधे के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व होता है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये सरसों के उत्पादन और उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। 20वां नंबर, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो होते हैं जैसे हवा में हमारे नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले पाते हैं, जो हवा में या मिट्टी में जो नाइट्रेट के रूप में उपस्थित होती है उसी को ले पाते हैं। वस्तुतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिल जाते हैं, संयोग हो जाता है, तो इसी से बनता है नाइट्रेट। ठीक है, वनस्पतिक वृद्धि यानी वनस्पतियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति कहां से होती है, वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से होती है, यानी ये तो हवा से या जल में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन घुली रहेगी, उसी से हो जाएगी। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नट्रोजन यानी नाइट्रोजन का रूप कौन सा होता है, नाइट्रेट होता है। ठीक है, नाइट्रेट होता है। जो नाइट्रोजन होती है क्यों आवश्यक होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, यहाँ वृद्धि के लिए देखिए हमने देखा नाइट्रोजन, लेकिन अगर शीघ्र विकास करना है पौधे का तो क्या जरूरत होगी, फास्फोरस की जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फास्फोरस क्या होता है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है, यानी जो फास्फोरस होता है जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर जड़ों का विकास करना है तो फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना होगा। पौधों को शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करता है क्या, फास्फोरस। फास्फोरस के अलावा क्या होता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इनका उपयोग पौधों के विकास के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन का खास करके पौधों की वृद्धि और विकास में जरूरत होती है। निम्नलिखित में से अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है। तो आप कभी चना का पौधा उखाड़ के देखिए, जैसे चना खाने गए हो तो उखाड़ के देखिए तो उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। तो जो इस तरह के दाल वाले फसल होती है तो उनमें गांठें किससे बनती है, तो ये गांठें बोरान की वजह से बनती हैं। तो बोरान क्या कहता है, बोरान पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में जो ग्रंथि का जो गांठें होती हैं उनके गठन के लिए आवश्यक होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। अगला जो 25 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए। तो परजीवी अमरबेल होता है जिसको कैस्कुटा कहा जाता है, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। अमरबेल या परजीवी एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी होता है। तना इसका पतला, दुर्बल, पीले पीले रंग का होता है। ये जिस पौधे के ऊपर, होस्ट के ऊपर होता है, चारों तरफ लिपट जाता है और इसकी जो जड़ें होती हैं अंदर घुस जाती हैं तने में और भोजन, खनिज, लवण, जल उससे चूसता रहता है। फिर उसी के बाद आती है कथन और कारण, उसी के बारे में अमरबेल के बारे में। कैस्कुटा एक परजीवी आवृतबीजी आप सुनते हुए इसका मतलब होता है बीज, जिन भी
फलों का जो बीज है वो अंदर होता है, जैसे आम का हो गया, किसी भी चीज का हो गया, वो अंदर होगा, उसको कहेंगे आवृत बीजी। आवृत मतलब बीज जो है घिरा रहता है एक आवरण के माध्यम से। तो कैस्कुटा एक परजीवी है, आवृत बीजी का एक उदाहरण है। ये क्या करता है, ये पोषी पौधे जिसके ऊपर ये लगा होता है, जिससे पोषण प्राप्त करता है, इसकी पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो पत्तियों से नहीं प्राप्त करता है, उसके तने के अंदर घुस जाता है, वहीं पे अपनी मतलब वहीं से जाइलम फोलम में घुस जाता है और वहीं से अपने प्राप्त करता है। तो ये पत्तियों से दिया, इसीलिए पॉइंट गलत हो जाता है। कैस्कुटा एक प्रकार की लता है, अमरबेल भी इसको कहते हैं। यह परजीवी आवृत बीजी पौधे का एक उदाहरण है, जिसमें पत्तियों पर्णहरि पूर्णता अभाव होता है, न तो हरा होता है, न तो इसमें पत्तियां होती हैं, न तो जड़ होती है। पीले पतले दूबे तने वाला एक पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है। स्थान स्थान पर परजीवी मूल, यानी इसमें जड़ें टाइप में होती हैं, जो जड़ें जमीन में नहीं होती है, उसी पौधे के तने में घुसी होती हैं। ठीक है, निकलकर पोषक के तने के जाइलम और फ्लोएम में घुस जाती हैं और वहां से भोजन और खनिज लवण और जल को प्राप्त करके अपना जीवन चलाती हैं। 27 नंबर फसल लॉगिंग विधि क्या होती है। फसल लॉगिंग विधि क्या होती है, फसलों के उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया पौधों के यानी पादप पोषण से संबंधित। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पादप हार्मोन पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आपका सभी का देखने के लिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।